सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 68 जो कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और जिसमें आज हम पुनरावृत्ति करेंगे पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद की। तो आज इस पाठ के अंतर्गत हम एक अंकीय प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये 1 नंबर वाले प्रश्न उत्तर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस थोड़ा सा प्रश्न को समझने की ज़रूरत है और कुछ ही शब्दों में, एक शब्द या फिर एक लाइन में आप इसका उत्तर देते हैं और आपको अंक मिल जाते हैं। तो ये बोर्ड में आपके 16 अंक के प्रश्न आएंगे। तो चलिए इस लेसन के 1 अंकीय प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि नेपोलियन युद्धों के दौरान बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था। तो देखिए 1815 में वियना संधि हुई थी, जिसमें इस बात पर भी चर्चा की गई थी कि जो भी बदलाव नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए उन्हें खत्म किया जाएगा। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप जरूर समझिएगा और पढ़िएगा। और इसका उत्तर है ड्यूक मैटरनिक, उन्होंने ऐसा कहा था। फिर तीसरा है प्रश्न कि किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी, यानी यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाली संधि का नाम बताना है। तो वो थी कुस्तुनतुनिया की संधि। इसको आपने ऐसे ही याद करना है, कुस्तुनतुनिया की संधि। फिर चौथा प्रश्न है सत्य व असत्य बताइए। तो देखिए आपको सिर्फ सत्य लिखना है या असत्य लिखना है। गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, गैरीबाल्डी ने ही लाल यूनिफॉर्म वाली, लाल कुर्ती वाली एक सेना तैयार की थी। अब उसके बाद फिर आता है प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना स और दूसरा उसका कारण क। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। और मैंने आपको बताया है कि ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। तो 2 स्टेटमेंट दे रखी होती हैं, मतलब एक स्टेटमेंट है और एक उसका रीज़न है। तो आपको बस इसमें से क्या बताना होता है, जो इसकी ऑप्शन होती है ना, उसमें ये बताना होता है कि भाई ये दोनों ही चीज़ सही है, मतलब स्टेटमेंट भी सही है और उसका रीज़न भी सही है और दोनों में मैच भी है, यानी दोनों जो कारण है वो सही एक्सप्लेनेशन है। दूसरी इसकी ऑप्शन होती है कि भाई दोनों तो सही हैं लेकिन जो उसका कारण है ना वो उसकी सही व्याख्या नहीं करता। तीसरी ऑप्शन होती है कि स्टेटमेंट यानी संकल्पना तो सही है लेकिन उसका कारण गलत है। और चौथा होता है कि संकल्पना गलत है और कारण सही है। तो इसमें से आपको एक ऑप्शन चुननी होती है। तो चलिए अब एक बारी हम स्टेटमेंट यानी संकल्पना को पढ़ते हैं। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा और इसका कारण है कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्य वर्ग में काफ़ी तीव्र गति से विकसित हो रही थी। तो देखिए ये बिल्कुल इसका जो ऑप्शन है वो पहला वाला ही होगा कि ये दोनों ही सही हैं, संकल्पना भी सही है, उसका कारण भी सही है और ये उसकी सही व्याख्या भी करता है। क्योंकि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद कुछ इस तरीके से हो रहा था कि बस वो कहने के लिए तो था, क्योंकि आपने जब लेसन पढ़ा होगा तो उसमें हमने यही समझा था कि वापस से वहाँ पर राजतंत्र आ गया था और अब वो राजतंत्र जो है इस तरीके से कर रहे थे कि वो क्रांति नहीं चाहते थे और लोगों की भावनाओं को भी ध्यान में रख रहे थे। तो इसलिए इसका पहला उत्तर बिल्कुल सही है। फिर है प्रश्न नंबर 6, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को लिखिए। देखिए यहाँ पर जो वर्कशीट में हमारी थोड़ी सी गलती है, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट छपा हुआ है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि कावूर को जर्मनी का बिस्मार्क समझा जाता है। तो देखिए जो इसमें जो हमें रेखांकित शब्द को सही करना होता है, लेकिन यहाँ पर जो रेखांकित शब्द वो कावूर नहीं होना चाहिए था, वो जर्मनी होना चाहिए था, क्योंकि हमने इसको बदला है अपने उत्तर में। तो कावूर को जर्मनी का बिस्मार्क नहीं समझा जाता था, बल्कि कावूर को इटली का बिस्मार्क समझा जाता था। तो है, और इसलिए आपने इसको इस तरीके से लिखना है। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 7, सही मिलान की पहचान कीजिए। यहाँ कुछ जोड़े बने हुए हैं, आपको सही वाले जोड़े की पहचान करनी। जैसे बिस्मार्क और इटली, ये नहीं होता, बिस्मार्क क्योंकि इटली से संबंधित नहीं थे। फिर इसके बाद है दूसरा है मैसनी और जर्मनी। तो मैसनी तो इटली से संबंधित थे
कावूर और ब्रिटेन, कावूर भी इटली से संबंधित थे। तो यही वाला जो जोड़ा है मेटरनिक और ऑस्ट्रिया, क्योंकि वो ऑस्ट्रिया के वाइस चांसलर भी थे और ड्यूक मेटरनिक जो थे वो ऑस्ट्रिया से संबंधित थे, तो इसलिए यही सही है बिल्कुल। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इटली के एकीकरण के विषय के संबंधित नहीं है, मतलब इटली से संबंधित नहीं है उसके एकीकरण से। तो देखिए पहला जो है वो है जूसेपे मैस्ट्रीनी ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खुफिया संगठन की स्थापना की। जी बिल्कुल सही है ये तो। प्रधानमंत्री कावूर ने इटली संघ की स्थापना के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया, ये भी सही है। और 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने स्वयं को संयुक्त इटली का राजा घोषित किया, ये भी सही है। और ऑटो वन बिस्मार्क इटली के एकीकरण का सूत्रधार था, नहीं ये गलत है, तो इसलिए हमारा आंसर यही है। फिर इसके बाद एक चित्र दे रखा है जो है निम्नलिखित चित्र की पहचान कीजिए, कौन है बताइए। ये है जर्मेनिया, जो कि जर्मन स्वाधीनता की प्रतीक हैं। और उसके बाद आखिरी प्रश्न है कि किसने जर्मन के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई, तो उसका नाम था बिस्मार्क। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क जरूर पहन के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।